हेलो दोस्तों, PKR टेक क्लासेस में आपका स्वागत है। UPSSC जेई को लेकर जो सिविल इंजीनियरिंग की सर्वे की क्लास चल रही है, उसी को आगे सीरीज को हम बढ़ाते हुए हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़ जाइए। अगर जो भी नहीं जुड़ा हुआ है, SRK सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस के नाम से है, SRK सिविल इंजीनियरिंग की क्लासेस के नाम से है। वहाँ पे आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम लिंक मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, और व्हाट्सअप नंबर भी दे दूँगा जहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं मेरे से। व्हाट्सअप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग कर, और आपके इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के भी हैं। जो भी लोग हों वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से भी जुड़ सकते हैं, जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के हों। तो दोस्तों, हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और आप वो सिविल इंजीनियरिंग SRK सिविल इंजीनियरिंग वाले जो ग्रुप में हैं वो सभी जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे 10 क्वेश्चंस आपको क्विज के रूप में प्रतिदिन मिलेंगे। आपको 10 क्वेश्चंस प्रतिदिन क्विज के रूप में मिलेंगे और आपको जुड़ना है। तो SRK सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस के नाम से आप जुड़ सकते हैं। तो आगे देखते हैं। हम कल इन बार टेप कंप्लीट कर चुके थे, तो उससे आगे बढ़ते हैं। एरोज या मार्किंग पिन। तो एरो या मार्किंग पिन क्या होता है? एरो और मार्किंग पिन किस लिए प्रयोग की जाती है? तो एक एरोज होता है, देखिए इस तरीके का होता है। एरो होता है, इस पर पिन्स लगे होते हैं, जो कि जहाँ पर हम चेन मार्क करने के लिए लगाया जाता है। यानी कि जो चेन जरीब होते हैं, फॉलोवर और लीडर होता है। तो लीडर लेता है एक, जब जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहाँ पर एक लगा दिया, उसके बाद फिर एक अगले पे लगा दिया, तो एक चेन हो गई। तो यानी कि इसने एक ले लिया, फिर उठाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, तो इस तरीके से चलता रहता है। तो जो है चेन द्वारा ज़मीन पर नापी गई दूरी को मार्क निशान लगाने के लिए एरोज का प्रयोग किया जाता है। एरो को हम मार्किंग पिन या चेन पिन भी कहते हैं। एरो को हम मार्किंग पिन या चेन पिन भी कहते हैं। सिंगल चेन में 10 एरोज होते हैं। कितने एरो होते हैं सिंगल चेन में? 10 एरो होते हैं। सिंगल चेन में 10 एरो होते हैं। IS कोड 1842/1961, 1842/1961। 4 mm का डाया होता है, स्टील वायर होता है। 4 mm का डाया होता है, स्टील वायर होता है। लेंथ 40 सेंटीमीटर होती है। एरोज का एक सिरा नुकीला तथा दूसरा सिरा 50 mm डायामीटर का लूप की बनी होती है। यानी कि एरोज का एक सिरा कैसा होता है? आपका एरो का एक सिरा कैसा होता है? नुकीला। दूसरा सिरा कैसा होता है? लूप डाया बना। कितने का? 50 mm का। लेंथ कितनी होती है? 40 सेंटीमीटर। स्टील वायर का डाया कितना होता है? 4 mm। तो इस तरीके से एरोज ज़मीन में सीधा गाड़ना चाहिए। जहाँ पथरीली ज़मीन होती वहाँ पर कैसा, ऐसा क्रॉस का निशान लगा देते हैं और वहीं पर एरोज डाल देते हैं। तो इसका मतलब क्या है? बीच में सेंटर पे कट कर लेगा, तो यही स्टेशन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको याद रखनी है। फिर एक इम्पोर्टेंट नोट, तो इसमें जो भी एरोज में है वो आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना। 4 mm डाया की स्टील वायर का बना होता है। कितने mm की? 4 mm डाया की। एक सिरा कैसा होता है? नुकीला। दूसरा सिरा लूप का होता है, जो कि 50 mm डायमीटर का होता है। हाइट कितनी होती है? 40 सेंटीमीटर। किस लिए? आपको स्टेशन, यानी कि ठीक लूप बनी होती है। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़, जितने एरोज आपके लीडर के ज़मीन में गाड़ता है, उतने ही एरोज फॉलोवर के पास होने चाहिए। यानी कि जो ज़मीन से एरोज को उखाड़ता है। तो सीधी सीधी बात है, जो आपके एरो या मार्किंग पिन है, लीडर के जितने ज़मीन में गाड़ेगा, फॉलोवर के पास उतने ही होने चाहिए। यानी कि उतनी ही चेन हो जाती है। तो दूसरा इम्पोर्टेंट नोट है कि फॉलोवर के पास जितने एरोज होते हैं, उतनी ही चेन लेंथ होती है। जैसे लीडर के पास 6 एरो हैं, मान लीजिए फॉलोवर के पास 4 एरोज हैं, तो चेन लेंथ कितनी हो गई? 4 चेन। यानी कि 4 चेन लेंथ हो जाएगी। यानी कि सीधी सीधी बात है, फॉलोवर और लीडर। तो फॉलोवर के पास जितने एरोज होंगे वो आपके क्या होंगे? तो याद रखेंगे आप। तो 4, तो आप जो भी है, यानी कि फॉलोअर के पास जितने एरोज होंगे उतने। अब आता है पैक्स। दूसरा इंपॉर्टेंट है पैक्स। पैग मतलब खूंटी। तो आप क्या करते हैं? अब एरोज पिन के बाद पैग, यानी कि पैग किस लिए प्रयोग करते हैं? तो स्टेशन और इंटरसेक्शन जो पॉइंट होते हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग की जाती है। यानी कि जो खूंटी होती है, तो वो क्या खूंटी इस तरीके की होती होगी। देखिए, वैसे ज़्यादातर लोग बाग खूंटी की बात करेंगे तो खूंटी किस तरीके की होती है? इसी तरह की होती होगी इस तरीके की। एक सिरा नुकीला होता होगा, एक वुडन, तो एक आयताकार पैक्स भी हो सकते हैं। तो पैक क्या होती है? स्टेशन और इंटरसेक्शन पॉइंट को प्रदर्शित की जाती।
खूंटी क्या होती है, स्टेशन और इंटरसेक्शन पॉइंट को प्रदर्शित की जाती। पैक क्या होती है, किसकी बनी होती है, हार्ड वुडन की बनी होती है, यानी कि हार्ड वुड की बनी होती है। किसकी, हार्ड वुड की बनी होती। पैक्स जो होती है वो किसकी बनी होती है, हार्ड वुड की। पैक्स का एक सिरा कैसा होता है, वर्गाकार। कैसा होता है, आयतक वर्गाकार होता है, यानी कि वर्ग के आकार की होती है। और दूसरा सिरा कैसा होता है, टेपर्ड आकार का, टेपर्ड आकार का। मोस्टली कॉमनली जो साइज होती है 25 गुणा 25 गुणा 150 लॉन्ग होती, 40 गुणा 40 इंटू लॉन्ग होती है। तो इस तरीके की होती है पैक की साइज, कॉमनली साइज होती है। पैक ग्राउंड के ऊपर 40 तक दिखाई देनी चाहिए। जहाँ भी पैक लगाते हैं तो कम से कम ग्राउंड के 40 सेंटीमीटर के ऊपर तक 40 तक दिखाई देनी चाहिए। कितनी, 40 ठीक। तो ये पैक जो होती है, पैक किस लिए प्रयोग की जाती है, स्टेशन और इंटरसेक्शन पॉइंट को प्रदर्शित करने के लिए। बनी किसकी होती है, वुडन्स की बनी होती है। कॉमनली साइज बताई दिया है कितना होता है, 25 गुणा 25, यानी कि 25 इंटू 25 इस तरीके का आयताकार जो शेप होगा ऊपर से दिखाएगा टॉप से। और उसके बाद लेंथ जो होती है वो 150 से लेकर कितनी होती, 400 तक। एक सिरा इतना होगा, एक ये भी हो सकता है, दूसरी साइज ये भी 40 गुणा 40 इंटू 400 भी हो सकती है। ग्राउंड की बात करें तो ग्राउंड ऊपर से 40 तक दिखाई देनी चाहिए। अब आता है मेटल्स। तो मैलेट क्या होता है, कास्ट हथौड़ा। जो आपके पैक्स है उसको ज़मीन में गाड़ने के लिए, यानी कि उसको ठोकने के लिए जो हथौड़ा होगा उसको हम क्या कहते हैं, कास्ट हथौड़ा, यानी कि मैलेट। तो मैलेट यानी कि कास्ट हथौड़ा, पैक्स को ज़मीन में गाड़ने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट प्रयोग किया जाएगा उसे, यानी कि जो उसको ठोकर मारने के लिए प्रयोग किया जाएगा ऊपर से, तो उसको कहते हैं मैलेट। भी कठोर लकड़ी का बना होता है। किसका, कठोर लकड़ी का, या फिर लोहे का भी हो सकता है मैलेट, कोई दिक्कत, लोहे का भी हथौड़ा होता है उससे भी ठोक सकते हैं। तो मैलेट्स का बना होता है, वैसे लकड़ी का ही होता है। रैंगिंग रॉड। तो रैंगिंग रॉड क्या होती, तो रैंगिंग रॉड्स क्या होती है, ठीक। पहले रैंगिंग प्रक्रिया क्या होती है, जिसमें एक लंबी सर्वेक्षण रेखा है। मान लीजिए ये पॉइंट काफ़ी लंबी है, यानी कि मान लीजिए ये कम से कम 500 मीटर लंबी रेखा है। ए से बी की बीच की दूरी माना कि 500 मीटर है। अब हम 500 मीटर तक तो दिखाई नहीं देगा, तो हम क्या करेंगे, 100 मीटर रैंगिंग पोल, यानी कि रैंगिंग रॉड्स को लगाएंगे। बीच में क्या करेंगे, रैंगिंग रॉड्स लगा देंगे। तो जिससे हम ए से बी 3 जब रैंगिंग रॉड एक सीध में होंगी तो ये रेखा सीधी होगी। तो सीधी सीधी बात है, रैंगिंग यानी कि रैंगिंग वह प्रक्रिया है जिसमें एक लंबी सर्वेक्षण रेखा में कई पॉइंट स्थापित किए जाते हैं। यानी कि रैंगिंग वह प्रक्रिया है, रैंगिंग रॉड्स यानी कि रैंगिंग वह प्रक्रिया है जिसमें एक लंबी सर्वेक्षण रेखा में कई पॉइंट स्थापित किए जाते हैं। रैंगिंग रॉड्स का प्रयोग, जो रैंगिंग रॉड्स होता है उनका प्रयोग सर्वे लाइंस की सीधाई जांच करने के लिए, यानी कि स्ट्रेट है कि नहीं, बिल्कुल सीधी है कि नहीं, ये जांच करने के लिए रैंगिंग रॉड्स का प्रयोग किया जाता है। सर्वे लाइन की सीधाई जांचने के लिए जब एक सिरे से देखने पर तीनों रैंगिंग रॉड्स, यानी कि 1 2 3 रैंगिंग रॉड्स, अगर एक सिरे से तीनों रैंगिंग रॉड एक सीध में दिखाई देती हैं तो माना, यानी कि जो रेखा होगी वो कैसी होगी, सीधी। रैंगिंग रॉड किससे मिलकर बनी होती है, किस चीज़ की बनी होती, रैंगिंग रॉड बेल सीजन टिम्बर की बनी होती। किसकी बनी होती है, रैंगिंग रॉड बेल सीजन टिम्बर की बनी होती है। इस तरीके की रॉड्स होती है, ठीक है। रैंगिंग रॉड्स का जो नॉमिनल डायामीटर होता है वो कितना होता है, 30 mm होता है। कितना होता है, 30 mm। तो रैंगिंग रॉड्स किसकी बनी होती है, रैंगिंग रॉड बेल सीजन टिम्बर की बनी होती है। रैंगिंग रॉड्स का नॉमिनल डायामीटर 30 mm होता है। रैंगिंग रॉड की लंबाई के आधार पर 2 होती हैं आपकी, एक स्मॉल रैंगिंग रॉड, एक लार्ज रैंगिंग रॉड। जब 2 मीटर की लेंथ की प्रयोग की जाती है, 200 mm के 10 बैंड होते हैं। कितने बैंड होते हैं, यानी कि एक वाइट कलर का होगा, फिर ब्लैक कलर होगा, फिर वाइट कलर का होगा, फिर ब्लैक कलर की होगी। 200 mm के 2 मीटर में कितने होंगे, 10 बैंड। 3 मीटर का लार्ज आपका रैंगिंग रॉड कहलाता है, 200 mm के बैंड होते हैं, तो कितने होंगे, 15 बैंड। बैंड्स जो होते हैं वो ब्लैक या वाइट हो सकते हैं, या फिर वाइट या रेड भी हो सकते हैं। वाइट ब्लैक भी हो सकते हैं, वाइट रेड भी हो सकते हैं। तो आपकी इस तरीके की होगी। आगे देखते हैं। रैंगिंग रॉड दूर से ही दिखाई देती है। रैंगिंग रॉड क्या होती है, दूर से दिखाई देती है। रैंगिंग रॉड 200 मीटर की दूरी पर स्पष्ट नज़र आ जाती है।
रैंगिंग रॉड 200 मीटर की स्पष्ट दूरी पर नजर आ जाती है। अगर दूरी अधिक रैंगिंग रॉड के ऊपर हो तो फ्लैंज झंडी लगा लेते हैं वाइट या रेड कलर की, जो आयताकार साइज की होती हैं, 250 इंटू 500 mm की होती हैं, 250 इंटू 500 mm की होती हैं। रैंगिंग रॉड का निचला सिरा नुकीला होता है। रैंगिंग रॉड का निचला सिरा कैसा होता है? नुकीला होता है, जिसमें हॉलो कास्ट आयरन शू या फिर स्टील सीट शू लगा होता है। यानी कि जो नुकीला सिरा होता है, यानी कि खोल टाइप का लगा होता है, उसका जो नुकीला सिरा होता है इसमें सोल टाइप का लगा होता है, हॉलो कास्ट आयरन का या फिर स्टील सीट शू का लगा होता है। रैंगिंग पोल, अधिक लंबी सर्वेक्षण रेखाओं के आरेखन के लिए रैंगिंग पोल का प्रयोग किया जाता है। अधिक लंबी सर्वेक्षण रेखाओं के आरेखन के लिए रैंगिंग पोल का प्रयोग किया जाता है। रैंगिंग पोल डायमीटर 60 से 100 mm होती है। रैंगिंग पोल डायमीटर 60 से 100 mm का होता है। तो याद रखेंगे, 1 मिनट पहले आप रैंगिंग रॉड्स के बारे में कई इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिन्हें आपको याद रखना चाहिए कम से कम। तो रैंगिंग रॉड किस लिए प्रयोग की जाती है? सर्वे लाइन की सीधाई जांच करने के लिए, ठीक, सीधी जांच करने के लिए। डायमीटर कितना होता है? 30 mm का। लेंथ कितनी होती है? स्मॉल की होती है 2 मीटर, लार्ज की होती है आपके 3 मीटर। स्मॉल की होती है 2 मीटर, लार्ज की होती है 3 मीटर। जो बैंड होता है वो 200 mm का होता है। 2 मीटर की तो 10 बैंड होंगे, लार्ज होगा तो 15 बैंड होंगे। ब्लैक एंड वाइट कलर हो सकता है, वाइट और रेड कलर की भी हो सकती है। ब्लैक और वाइट हो सकते हैं, वाइट रेड भी हो सकते हैं। रैंगिंग रॉड दूर से दिखाई देती है। रैंगिंग रॉड का हम प्रयोग क्यों करते हैं? रैंगिंग रॉड हमें दूर से दिखाई देती है क्योंकि काफ़ी 2 से 3 मीटर ऊंची होती है। तो जो झाड़ियाँ माड़ियाँ होंगी, यानी कि 2 से 3 मीटर काफ़ी हाइट होती है, तो इसलिए हमें पता चल जाता है। रैंगिंग रॉड 200 मीटर की दूरी से स्पष्ट नज़र आ जाती है। कम से कम कितने? 200 मीटर की दूरी से स्पष्ट नज़र आ जाती है। अगर इससे भी अधिक दूरी होती है तो रैंगिंग रॉड के ऊपर फ्लैंज यानी कि उस पर झंडियाँ लगा देते हैं, जिनकी साइज 250 इंटू 500 mm होती है। रैंगिंग रॉड का निचला सिरा इसका नुकीला होता है, लेकिन उसमें हॉलो कास्ट आयरन शो यानी कि उसमें सोल टाइप का एक हम खोल डाल देते हैं। नीचे नुकीली जहाँ होती है वहाँ पर आपका खोल टाइप का सीट डाल देते हैं। तो रैंगिंग पोल क्या होती है? अधिक लंबी सर्वेक्षण रेखाओं के आरेखन के लिए रैंगिंग पोल का प्रयोग किया जाता है। रैंगिंग पोल डायमीटर होती है 100 से 60 से 100 mm होती है। लेंथ 4 से 8 मीटर की होती है। रंगा नहीं जाता, अर्थात बैंड्स नहीं होते। रैंगिंग पोल में क्या नहीं होते? बैंड्स नहीं होते। रैंगिंग पोल की ऊर्ध्वता की जांच करने के लिए एक साथ रैंगिंग पोल की ऊर्ध्वता की जांच के लिए इसके साथ एक साहुल लटका दिया जाता है। यानी कि रैंगिंग पोल की ऊर्ध्वता की जांच यानी कि वर्टिकल है कि नहीं, तो उसकी जांच के लिए एक साहुल लटका दिया जाता है। आप देख सकते हैं रैंगिंग रॉड किस तरीके की होती है। देख रहे हैं, ये ब्लैक है, फिर वाइट। ब्लैक वाइट 3 मीटर 2 मीटर की होती है, 200 mm का एक बैंड होते हैं। तो इस तरीके की होती है, ठीक। अब ऑफसेट रॉड की बात करें तो ऑफसेट रॉड में कुछ अंतर नहीं होता, इसी तरीके की होती है, बस 2 मीटर की होती है, 3 मीटर की होती है जनरली। ऑफसेट रॉड में यहाँ पर एक हुक्स बना होता है। बस ऑफसेट रॉड में क्या होता है, यही जो ऑफसेट रॉड क्या होती है, रैंगिंग रॉड में ही हुक्स बना होता है ऊपर की तरफ, तो बस 3 मीटर की होती है। ऑफसेट रॉड क्या होती है? रैंगिंग रॉड जैसी ही होती है। कैसी होती है? रैंगिंग रॉड जैसी होती है, परंतु इसके ऊपरी सिरे पर क्या बना होता है? हुक्स या नॉच बनी होती है। हुक्स या जिसी को नॉच कहते हैं, जो हम बता चुके हैं। लेंथ कितनी होती है? 3 मीटर की होती है। ऑफसेट रॉड को हम अंतरलंब दंड भी कहते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर ऑफसेट भी कहते हैं। तो सीधी बात है, परपेंडिकुलर ऑफसेट रॉड भी कहते हैं, यानी कि ऑफसेट रॉड ही कहलाती है। तो 20 सेंटीमीटर के वाइट ब्लैक बैंड्स भी बने होते हैं। यह सर्वे लाइन को राइट एंगल पर भी ऑफसेट डालती है। यह किस लिए प्रयोग करते हैं? सर्वे लाइन पर राइट एंगल से पर ऑफसेट डालने के लिए ही प्रयोग की जाती है। तो इसी ऑफसेट में जो होता है वो यहाँ पे एक सांचा बना होता है जिसको हम हुक्स कहते हैं। बस हुक्स इसलिए बना होता है कि जो आपकी चेन होती है उसको भिदा के आराम से इसको चेन को ताना जा सकता है, खींचा जा सकता है, तो इसलिए प्रयोग कहते हैं। अब आता है आपका प्लम बॉब। अब क्या आता है? अगला पॉइंट है प्लम बॉब। तो प्लम बॉब किस लिए प्रयोग किया जाता है? सेंटरिंग के लिए। कोई चीज़ वर्टिकल है या नहीं, उस चीज़ का पता लगाने के लिए, यानी कि वो चीज़ वर्टिकल है या नहीं, या फिर सेंटरिंग करने के लिए, या किसी बिंदु को ऊपर, जो मान लीजिए ऊपर स्थित है, मान लीजिए ये ढालू पर है, तो उसको ज़मीन पर ट्रांसफ़र करने के लिए भी हम क्या प्रयोग करते हैं?
प्लम्बॉब का प्रयोग किया जाता है। तो प्लम्बॉब के बारे में देखते हैं। प्लम्बॉब क्या होता है? ब्रॉन्ज या ब्रास का एक उल्टे शंकु की भांति बना होता है, इन्वर्टेड कोन की तरह बना होता है। प्लम्बॉब क्या होता है? एक इन्वर्टेड कोन की तरह होता है। इस तरीके से देख लीजिए, प्लम्बॉब किस तरह का होता है? एक इन्वर्टेड कोन की तरह बना होता है, इन्वर्टेड कोन की तरह ही होता है। प्लम्बॉब क्या होता है? ब्रॉन्ज या ब्रास का बना होता है, एक उल्टे शंकु की भांति, यानी कि इन्वर्टेड कोन होता है। टॉप पर क्या होता है? हुक्स लगा होता है, जिस पर आप स्ट्रेट धागा या रस्सी बांध सकें, यानी कि धागा स्ट्राइकिंग या डोरी बांध सकते हैं। आप टॉप पर हुक्स लगा होता है, वो किस लिए? धागा और डोरी बांध सकते हैं। प्लम्बॉब क्या करता है? लाइन को वर्टिकली है या नॉट वर्टिकली चेक करता है, यानी कि जो लाइन है वो वर्टिकली या नहीं उसको चेक करता है। स्वतंत्र रूप से लटका प्लम्बॉब हमेशा गुरुत्वाकर्षण की दिशा में स्वयं को संरेखित करता है। प्लम्बॉब हमेशा, यानी कि जो लटकता है, तो वो क्या करता है? हमेशा गुरुत्वाकर्षण की दिशा में स्वयं को संरेखित करता है। जहाँ पर उसकी सेंट्रल ग्रेविटी कार्य कर रही होगी, जिस पॉइंट पर, यानी कि वहीं पर संरेखित होने की कोशिश करेगा, यानी कि पृथ्वी की सेंटर की ओर इशारा करता है। तो स्वतंत्र रूप से लटका हुआ प्लम्बॉब हमेशा गुरुत्वाकर्षण की दिशा में स्वयं को संरेखित करता है और पृथ्वी की ओर इशारा करता है। किसी ऊंचे बिंदु की स्थिति धरती पर अंतरण करने के लिए, यानी कि कोई बिंदु ऊपर स्थित है तो उसको ट्रांसफर करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। प्लम्बॉब का प्रयोग मुख्यतः उपकरणों की सेंटरिंग के लिए किया जाता है, जैसे कंपास, लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट, थियोडोलाइट, प्लेन टेबल आदि कई सारी चीज़ें हैं। तो प्लम्बॉब का प्रयोग सेंटरिंग के लिए किया जाता है, जैसे कंपास, लेबलिंग, थियोडोलाइट, प्लेन टेबल की सेंटरिंग है। अब वेट की बात करें तो 2 न्यूटन से 5 न्यूटन के बीच भी हो सकता है। 2 न्यूटन से 5 न्यूटन। लेंथ जो होती है वो 50 mm की होती है, यानी कि 5 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर्स के समथिंग होती है, 50 mm की होती है। वेट आपका 2 से 5 न्यूटन के बीच होता है। प्लम्बॉब इस तरीके का बना होता है, इन्वर्टेड शंकु होता है। तो प्लम्बॉब ज़्यादातर सेंटरिंग के काम आता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको अभी सर्वे चल रहा है, धीरे धीरे आपको सारे सब्जेक्ट, धीरे धीरे सिविल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट हिंदी में कन्वर्ट कराए जाएंगे, हिंदी में कवर कराए जाएंगे, जो कि हिंदी में आप देखते हैं कि कम ही लोग आपको हिंदी, ज़्यादातर इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं। तो आपको यहाँ पे SRK सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस में भी आपको जो क्विज मिलेगी, 10 क्वेश्चंस को हिंदी इंग्लिश में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो ऑप्शंस होते हैं वो आपके इंग्लिश में ही रहते हैं। तो आप वहाँ पर जाकर क्विज ज़रूर अटेंड कीजिए, जिससे आपको फ़ायदा होगा। और UP++ JEE, SSC JEE में आपके क्वेश्चंस, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस सही होने की संभावनाएँ काफ़ी ज़्यादा होंगी। तो आप ज़रूर अटेंड कीजिए हमारे SRK सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस पर ग्रुप में। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक